आज पूर्वांचल के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार का बिगुल बजाया तो एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। दोपहर को ओवैसी संभल पहुंचे थे, जहां उन्होंने हजरत सैयद दारुल अल्लाह शाह इमादुल मुल्क की मजार पर चादर चढ़ाई। दारुल अल्लाह शाह मसूद गाजी के साथी थे। आपको अच्छी तरह याद होगा कि पिछले हफ्ते जब ओवैसी बहराइच में मसूद गाजी की मजार पर चादरपोशी के लिए गए थे तो राजभर समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। बीजेपी के राजभर नेताओं ने तो ओवैसी की चादरपोशी को महाराज सुहेलदेव के अपमान से जोड़ते हुए हमला किया था। महाराज सुहेलदेव का जिक्र यहाँ इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजभर समाज खुद को महाराजा सुहेलदेव का वंशज बताता है और ओवैसी पिछले दिनों बहराइच में जिन मसूद गाजी की मजार पर गए थे उनसे महाराज सुहेलदेव की लड़ाई हुई थी और अब ओवैसी आज मसूद गाजी के साथ रहे अल्लाह शाह की मजार पर पहुंचे। माना यह जा रहा है कि ओवैसी के इसी कदम की वजह से ओम प्रकाश राजभर ने उनके साथ दौरे में शामिल होने से दूरी बनाई है। तो ओवैसी की उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति है और कैसे वो बीजेपी के किले में सेंध में लगाने की तैयारी में है, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने। सुन लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है असदुद्दीन ओवैसी साहब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आप जो निकले हुए हैं, क्या कहा जाए, चुनाव तो अगले साल होने हैं, तैयारी अभी से शुरू हो गई है? हाँ, बिल्कुल तैयारी करना है और भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और बल्कि सबसे बड़ा है और अगर आप इलेक्शन के दौरान कैंपेन नहीं कर पाएंगे तो अभी से हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन को मजबूत करेंगे। पिछले असेंबली चुनाव से बनिस्बत हमारा संगठन 70 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा है। बहुत से मेरे ख्याल से कम ऐसे 80 से 100 विधानसभा ऐसे जहां पर हमारा कम से कम 70% बूथ पर एमआईएम पार्टी का प्रेजेंस है और हम कोशिश कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ हैं। लेकिन सर, इस सबके बीच में अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो पिछले विधानसभा चुनावों में आप लोगों की पार्टी चुनाव लड़ी थी लेकिन उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं था। इस बार क्या और भी छोटे दलों को, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ उसमें गठबंधन हो गया है, और भी छोटे दलों से बातचीत होगी क्या? उसमें आम आदमी पार्टी का भी नाम है, क्योंकि चर्चा बहुत सारी है। देखिए, मैंने तो जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब की बात को रिटरेट किया और फिर कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस के लिए तैयार हैं। तो ये वो हमारे कन्वीनर हैं, वो बड़े हैं, वो इस सवाल का मुझसे बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। लेकिन सर, आज भी वो नजर नहीं आया, जबकि आप लोगों ने लखनऊ में ऐलान किया था। ना, देखिए, आज के प्रोग्राम में ये तय हुआ था कि हम आएंगे। आइंदा फिर प्रोग्राम है कानपुर का, इलाहाबाद का और मुख्तलिफ उत्तर प्रदेश के मुकामात पर हम जाएंगे। तो हम साथ हैं उनके। बीच में प्रधानमंत्री, अभी आप यहाँ पर हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री काशी में अपनी जो विधानसभा उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा की, लेकिन उन्होंने योगी जी की तारीफ जो की है, उन्होंने मैंने कह दिया ना, अभी उस सवाल के बारे में तफसील से बता दिया है। दूसरा बोली सवाल। नहीं सर, इसी पे जो मैं जानना चाहता हूँ कि सर उसके अलावा जो पॉपुलेशन जो कंट्रोल लॉ के बारे में, बिल के बारे में और नीति के बारे में बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, इसको भी क्या आप चुनावों से जोड़ेंगे? देखिए, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पॉपुलेशन के ऊपर लॉ कमीशन ने अपना एक पेपर दिया है और राय मांगी है। हमारी पार्टी की तरफ से भी उस राय को हम अपने लिखकर लॉ कमीशन को और उत्तर प्रदेश सरकार को भिजाएंगे और हमारा मानना यह है कि जो टीएफआर रेट है, अगर हम 2000 की पॉपुलेशन पॉलिसी को देखेंगे तो बगैर कोर्शन के, बगैर ये सो कॉल्ड इंसेंटिव्स के, अगर मैं गलत ना कहूं तो 3.2 से वो घट करके 2018 में 2.2 पे आ गया। कैसे आया? ठोक दो की पॉलिसी से आया या फिर अब इंसेंटिव्स या फिर डराने से आया। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट लिख कर दिया जो बीजेपी के एक बहुत बड़ा नेता डाले थे कि 2 चाइल्ड का नॉर्म बना दिया जाए, जिसमें
मोदी सरकार ने कहा, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शो दैट एनी कोर्शन टू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड लीड्स टू डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस। जब ये मोदी सरकार नहीं मानने को तैयार है तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि 56 इंच के सीने के खिलाफ योगी जा रहा है। क्या एक प्रदेश सेंट्रल, वो भी बीजेपी की दोनों सरकार है, उसके खिलाफ जा रहा है। तीसरी बात यह है कि आर्टिकल 21 के कंप्लीट खिलाफ है यह प्रपोजल। क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 21 डिफाइन करता है पर्सनल ऑटोनॉमी रिलेटिंग टू बॉडी। चौथी बात यह है कि यह प्रपोजल पुट्टू स्वामी का जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है उसके खिलाफ है। छठी बात यह है कि ये जो प्रपोजल है इससे उत्तर प्रदेश की महिलाओं का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों होगा? स्टेरिलाइजेशन सबसे ज्यादा देश में 93% सिर्फ महिलाओं का होता है, और आप ये कह रहे हैं कि स्टेरिलाइजेशन आप करवा ले, तो ये महिला को राइट मिलना चाहिए कि वो डिसाइड करे। जो हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसमें हमने ये कहा कि आप शादी इस उम्र में करिए, एक बच्चे के पास स्पेस दीजिए। तीसरा, हमने एजुकेशन का इंतजाम किया। ये इस बात पर योगी की सरकार का कुछ ताल्लुक ही नहीं है। और सुन ले पूरा आप सुन लीजिए, हम जरा तैयारी करके आए थे, आप मालूम, आप हमारा इस्तकबाल करेंगे इन बातों से। अब अहम बात यह है कि हेल्थ के मामले में योगी सरकार तो उत्तर प्रदेश जनता को धोखा दिया है। हम डेटा दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं, हमको ये बता दें कि रूरल उत्तर प्रदेश में जो शॉर्टफॉल है हेल्थ सब सेंटर्स का, क्या वो 40% नहीं है? रूरल उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक हेल्थ पीएचसीज हैं वो 49% का शॉर्टेज है ही नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 53% का शॉर्टफॉल है, और उस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 84% स्पेशलिस्ट नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि 22 नवंबर 2019 को लोकसभा में मोदी सरकार ने एक जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर पेशेंट का वर्स रेशियो है। क्या है वो? कि सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है 4509 डॉक्टर्स की है और सिर्फ 1344 काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। लेकिन सर, सुनिए आप ये तर्क दे रहे हैं। प्रधान और प्रधानमंत्री जिससे आपको बड़ी मोहब्बत है, देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, मोहब्बत करना कोई जरूरी नहीं है किसी प्रधानमंत्री से, आप उनके खिलाफ भी बोल सकते, संविधान कहता है। हम ये सवाल ये पूछ रहे हैं सर, क्योंकि जुलाई 1 को देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रेजेंट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? 15 साल से लेकर 59 ईयर्स तक ये वर्किंग पॉपुलेशन पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है जो भारत में है। और ये एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 2030 और 2050 तक रहेगा। आप पॉपुलेशन कंट्रोल के बजाय पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, पॉपुलेशन को पढ़ाने के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं करते, बच्चियों को पढ़ाने का इंतजाम नहीं करते, आप अस्पताल नहीं खोलते, अस्पताल अगर हैं तो डॉक्टर्स नहीं है। ये बात को साफ साबित होता है। बढ़ती जनसंख्या जो है खतरा नहीं है देश के लिए किसी तरीके से। बढ़ती हुई जनसंख्या, अगर आप ये कहेंगे कि हम इंसेंटिव देंगे, अगर ये कहेंगे कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, रेशन नहीं देंगे, तो ये भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और ये प्रपोजल से एक्सपर्ट्स ने कहा कि महिलाओं का डिजर्शन होगा, एबॉर्शन होगा। अगर मालूम हो जाएगा कि बच्ची है किसी के, हमारी बहन के मां के पेट में, एबॉर्शन होगा। ये एक्सपर्ट्स की राय है। आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आप उसको देश को स्ट्रेंथन करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करें? पूरे विश्व में भारत में ही डेमोग्राफिक डिविडेंड है। आप सुनिए मेरी बात। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक सुनिए, पॉपुलेशन को आप, जो आपके पास एक ताकत है पॉपुलेशन, उसको स्ट्रेंथ बनाइए ना। आप कमजोरी बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि आप 7 साल के अरसे में आपने नौकरियों का वादा किया था 15 लाख, वो झूठा साबित हुआ। आज
उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार उसका मुकद्दर बन गया, महिलाओं को आप पढ़ाने का इंतजाम नहीं करते, ये चीजें। और एक बात सुनिए आपके इत्मीनान के लिए, भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, ये एक्सपर्ट्स ने कहा है 2030 में। अब आपको किसकी जरूरत है? पॉपुलेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, पॉपुलेशन को रोजगार देने की जरूरत है, महिलाओं के लिए चिकित्सा की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है। ये तो एंटी वुमेन स्टेप है। नीतीश कुमार भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब वो उनसे पूछ लीजिए, वो भी तो उनके अलाई हैं, वो भी तो बिहार के एक सीनियर चीफ मिनिस्टर हैं। अगर वो बात कह रहे हैं तो सुनना चाहिए ना। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों डाले ये रिप्लाई कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं? तो ये इनकी नाकामियों को छुपाने के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक और धक्का पहुंचेगा, नुकसान होगा। आप योगी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है कोरोना काल में। इसीलिए तो हमने शुरुआत में भी कह दिया कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आकर इतना बड़ा उनको बहुमत, इतना बड़ी सीट पार्लियामेंट में 2 मर्तबा दी है। हम उत्तर प्रदेश की ये जनता, वो 3-4 लाख परिवार जिन्होंने अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने परिवार में किसी एक शख्स को खोया है, जिनकी लाशें पानी पर बह रही थीं, जिनके पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, जिनके पास दफनाने के लिए जमीन नहीं थी, जिनकी लाशों को कुत्ते नदी के किनारे खा रहे थे, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको सेकेंड वेव में उनको ऑक्सीजन पहुंचाने में नाकाम हुई, दवाएं देने में नाकाम रही, वो यतीम और यसीर होकर बेबस होकर फिर रहे थे और अपनी जानों को गंवा दिए। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री कम से कम इस बात का इकरार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाह रहा हूं कि आपने जो हमसे उम्मीद लगाई थी, हम उस पर पूरे नहीं उतरे। बजाय उसके आपने नमक फेंकने का काम किया उन परिवारों को। और उत्तर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को सुन रही है और यकीन जानिए वो खून की आंसू फिर से रो रहे हैं। आखिरी सवाल, क्योंकि आपका भी व्यस्त कार्यक्रम है, सबके बीच है। तो फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से योगी की तारीफ की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, वो एक तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है। और वहीं अगर बात की जाए प्रचार की, तो असदुद्दीन ओवैसी खुद अब निकले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। संभल की इस वजह से इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, हालांकि जीत हासिल नहीं की थी। इसी वजह से संभल हो, मुरादाबाद हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और कोशिश यही है कि आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी हाजिरी दर्ज करवा सके। सबके बीच में योगी सरकार का जो फिर चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल जो बिल के बारे में चर्चा हो रही है या फिर जो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है अभी रूल्स लाए गए हैं, उन सबके ऊपर निशाना भी साध रहे हैं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंच करके अपनी पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं, कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं और जनता से सीधे संवाद कर उनसे जुड़ने की कोशिश। और ये पूरा जो है कवायद हो रही है 2022 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, संभल। तो ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपने प्रचार को धार देने में जुटे हैं तो विरोधी ओवैसी पर लगातार हमला करने पर जुटे हुए हैं। SP सांसद ST हसन ने ओवैसी को एक बार फिर वोट कटवा कहा है। आप सबको मालूम है कि उनकी क्या इमेज है। बंगाल में उनको मुसलमानों ने नकार दिया क्योंकि मुसलमानों को ये एहसास हो गया कि ये वोट बांटने की राजनीति करने जा रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा कैंडिडेट हार रहा है तो सीने पे हाथ रख के ये बात कह दो कि लोगों उसको जिता दो जो बीजेपी को हरा रहा है। अगर हिम्मत हो तो कह के बताएं। सिर्फ वोट काटने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। हम अपने मुसलमानों से अपील करते हैं कि ये एहसास उनके अंदर होना चाहिए कि बंगाल के जैसे मुसलमानों ने करा वो उसी तरह से यूपी के मुसलमान भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।